बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 45 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 46 मुलाहिजा फरमाएं। उस आदमी की छटीस ने गालबन उसे किसी अनजाने खतरे से आगाह कर दिया था। वो तेजी से घुमा लेकिन उसे देर हो गई थी। नौलखा उकाब की तरह उस पर झपटा। उसका एक हाथ उस शख्स के पिस्तौल वाले हाथ पर और दूसरा उसी बाजू पर कोने से जरा ऊपर पड़ा था। उस शख्स ने ट्राई कर दबा दिया। मुमकिन है वो अपना हाथ नौलखे की गिरफ्त से छुड़ा लेता, लेकिन कालीन पर लेटे हुए डी कोस्टा ने उसकी दोनों टांगों को टखनों के करीब से पकड़कर जोरदार झटका दिया। पिस्तौल से निकलने वाली गोली छत में लगी थी। पैरों को झटका लगने से वो शख्स पुश्त के बल गिरा था। नौलखा ने उसके हाथ से रिवाल्वर छीन दिया। डिकोटा, नौलखा चीखा, तुम इसे संभालो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसी लम्हे समीना की चीख सुनाई दी। नौलखा बाहर की तरफ दौड़ा। उसने शारिक को अपने कमरे से निकलते हुए देखा, लेकिन बाईं तरफ बैरूनी दरवाजे के करीब एक आदमी को हरकत करते देखकर नौलखा चौंक गया। शारिक बचो, नौलखा चीखा। शारिक ने एक तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे की तरफ से फायर हुआ था और गोली ठीक उस जगह पीछे दीवार में लगी थी जहाँ कुछ देर पहले शारिक खड़ा था। नौलखे ने उसकी तरफ फायर झोंक दिया जहाँ से कुछ देर पहले शारिक पर गोली चलाई गई थी। शारिक पर गोली चलाने वाला शख्स बाहर भाग गया। नौलखा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उस शख्स ने दौड़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया था। नौलखे को दरवाजा खोलने में कुछ देर लगी। उसी लम्हे बैरूनी गेट धड़ से बंद होने की आवाज सुनाई दी और जब नौलखा बैरूनी गेट के करीब पहुंचा तो गली में किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। नौलखे ने गेट खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन गेट को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। नौलखा हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। उसी वक्त एक टैक्सी गली में दौड़ती हुई नजर आई। नौलखे ने गोली चला दी। टैक्सी की पिछली विंड स्क्रीन टूट गई, लेकिन टैक्सी तेजी से आगे निकल गई। नौलखा छलांग लगाकर नीचे उतरा। जब वो ड्राइंग रूम के दरवाजे में आया तो वहां का मंजर खासा तशवीश अमेज था। डी कोस्टा उस शख्स के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। नौलखे ने आगे बढ़कर उस शख्स के सर पर ठोकर मारी। वो शख्स बिलबिलाकर बाईं तरफ उलट गया। नौलखे ने उसके 2-3 ठोकरें मार दी। वो शख्स बिलबिलाता हुआ पूरे ड्राइंग रूम में लौट रहा था। सेंटर टेबल, 2 कुर्सियां और एक सोफा उलट गया था। समीना की चीख एक बार फिर सुनाई दी। नौलखा चौंक गया। भाई डिकोटा, अब इसको मत छोड़ना, मैं अभी आता हूँ, नौलखा कहते हुए बाहर दौड़ पड़ा। वो समीना वाले कमरे की तरफ दौड़ा। यहाँ एक दिलचस्प मंजर उसकी नजरों के सामने था। शारिक और वो आदमी एक दूसरे से गुथम गुथा थे और समीना इधर उधर उछलते हुए उस आदमी को ठोकरें मारने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में उसकी एक ठोकर शारिक की पसलियों में लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि उस शख्स पर से शारिक की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी और शारिक उस शख्स के कब्जे में आ गया था। इस सारे मंजर में दिलचस्पी की बात यह थी कि समीना के हाथ में रिवाल्वर भी था जो गालबन उस शख्स से छीना गया था। हरीफ शारिक की पुश्त पर था और उसने अपना दायां बाजू शारिक के गले पर लपेट रखा था। वो शारिक की गर्दन को हल्के हल्के झटके दे रहा था। शारिक के चेहरे पर बेपनाह अज़ियत के तासरात थे। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ रही थी। नौलखा तेजी से आगे बढ़ गया। उसने रिवाल्वर को नाल की तरफ से पकड़ा और उस शख्स के पीछे पहुंचकर रिवाल्वर के दस्ते से जोरदार जरब उस शख्स की गर्दन से जरा नीचे मारी। जरब जोरदार थी। वो शख्स बिलबिला उठा। नौलखा ने दूसरी जरब उसकी खोपड़ी पर लगाई। वो शख्स चीख उठा, मगर उसने शारिक की गर्दन नहीं छोड़ी थी। नौलखे ने इस मर्तबा उसके दाएं कंधे पर जरब लगाई। यह जरब कारगर साबित हुई। उस शख्स ने बिलबिलाकर शारिक को छोड़ दिया। अपनी गुलू खलासी होते ही शारिक उठकर खड़ा हो गया। वो चलने में अपना गला सहलाता रहा। फिर उसने जमीन पर पड़े हुए अपने हरीफ पर ठोकरों की बारिश कर दी। बस शारिक बाऊ, नौलखे ने कहा, कुछ काम दूसरों के लिए भी रहने दो। शारिक रुक गया। वो बुरी तरह हांफ गया था। बत्ती जलाओ समीना, जरा इसका चेहरा तो देखें, नौलखे ने कहा। समीना ने ट्यूबलाइट जला दी। उस शख्स की शक्ल देखते वो तीनों चौंक गए। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जिसके साथ वो बसों के अड्डे से यहाँ आए थे। ओए तुम, नौलखा उछल पड़ा। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता, ड्राइंग रूम से डी कोस्टा की चीख की आवाज सुनाई दी। शारिक बाऊ, इसको संभालो, मैं डिकोटा को देखता हूँ। नौलखा कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ा। डी कोस्टा एक बार फिर उस शख्स के काबू में आ गया था। नौलखे ने उस पर वही अरबा आजमाया जो शारिक के हरीफ पर आजमा चुका था। उस शख्स ने डी कोस्टा को छोड़ दिया और दोनों हाथों से सर को थाम कर बैठ गया। नौलखे ने दीवार के करीब पहुंचकर बत्ती जला दी। वो शख्स दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। उसका चेहरा नीचे की तरफ था। नौलखे ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर मारी। वो दाईं तरफ उलट गया और उसकी शक्ल देखकर नौलखा एक बार फिर चौंक गया। वो उन दोनों पुलिस वालों में से एक था जिन्होंने उन्हें शाम को रास्ते में इरवन के चक्कर में फंसा कर लूटने की कोशिश की थी। नौलखा को समझने में देर न लगी कि फरार होने वाला दूसरा पुलिस वाला था। बहुत ही बेगैरत निकले तुम लोग तो, नौलखे ने उसे ठोकर मारते हुए कहा।
اس کا مطلب ہے کہ شام کو تم لوگ پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تھے، اور اگر پکڑے بھی گئے تھے تو ان پولیس والوں نے تم لوگوں کو اپنا بھائی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر اب تم لوگ نہیں بچ سکو گے، پکا بندوبست کیا جائے گا تمہارا۔ 9 لکھا اس شخص پر ٹھوکروں کی بارش کرتا رہا اور بلاخر اسے چھوڑ کر ہلاک ہو گیا۔ اسی دوران شارق اور سمینہ دوسرے آدمی کو بھی ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ اس مرتبہ ریوالور سمینہ کی بجائے شارق کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ، یہ بھی اسی کا ساتھی ہے۔ شارق اس پولیس والے کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ وہی گروپ ہے شارق باؤ، 9 لکھے نے کہا، اور یہ ٹیکسی ڈرائیور انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ دونوں تو اس وقت بھاگ گئے تھے، مگر یہ ٹیکسی ڈرائیور ہمارا گھر دیکھ گیا تھا اور انہوں نے موقع ملتے ہی اللہ بول دیا۔ میں بے قصور ہوں جناب، ڈرائیور بولا۔ وہ بنگالی تھا، انہوں نے مجھے دھمکی دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے پتر، 9 لکھے نے کہا۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، تم ان کے پکے ساتھی ہو اور ان کے حصے دار ہو۔ مرغا بن جاؤ اے۔ ڈرائیور منت سماجت کرنے لگا، لیکن اسے مرغا تو بننا ہی پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی مرغا بنا، 9 لکھے نے اس کی کمر پر بھرپور ٹھوکر ماری۔ بنگالی ڈرائیور چیختا ہوا منہ کے بل ڈھیر ہو گیا۔ 9 لکھے نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر ہانپنے لگا۔ ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے ڈی کوسٹا کی طرف دیکھا۔ پولیس کو اطلاع دی جائے یا؟ پولیس کو اطلاع دینی پڑے گی، ڈی کوسٹا نے کہا۔ اگر فائرنگ نہ ہوتی تو ہم خود ہی ان کا بندوبست کر لیتے، لیکن فائرنگ کی آواز محلے والوں نے بھی سنی ہوگی، اور پھر ان کا تیسرا ساتھی بھاگ گیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ مراد علی کہاں ہے؟ کیا اس نے یہ فائرنگ کی آواز نہیں سنی؟ 9 لکھا بولا۔ وہ رات کو ہمیں کھانا کھلانے کے بعد ایک دوست کے یہاں چلا گیا تھا، صبح سویرے آ جائے گا۔ ڈی کوسٹا نے ڈرائنگ روم میں کونے میں سٹینڈ پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھ کے اور فون کا ریسیور اٹھا کر ایمرجنسی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 3-4 مرتبہ کوشش کی بعد کال ریسیو ہو سکی۔ ڈی کوسٹا نے ڈیوٹی افیسر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ان میں سے ایک ڈاکو تو فرار ہو گیا ہے اور 2 کو ہم نے گرفت میں لیا ہے۔ جی نہیں، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اتفاق سے آہٹ سن کر ہماری آنکھ کھل گئی تھی، جس سے ہم ہوشیار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا اور شارق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ لوگ مقامی تھانے سے رابطہ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں کوئی موبائل یہاں پہنچ جائیں گی۔ اور پھر موبائل آدھے گھنٹے بعد گلی میں داخل ہوئی تھی۔ سائرن کی آواز سن کر ڈی کوسٹا باہر آ گیا۔ موبائل 2 گھر آگے جا کر رکی تھی۔ ڈی کوسٹا نے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ فون اس نے کیا تھا۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج ایک نوجوان ASI تھا۔ 2 کانسٹیبل رائفلیں سنبھالے گیٹ کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور 3 کانسٹیبل ASI کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ مختلف گھروں میں بتیاں جل گئی تھی اور کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ یہ ہیں وہ دونوں ڈاکو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ڈی کوسٹا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا جو قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور 9 لکھا اور شارق نے ان پر ریوالور تان رکھے تھے، اور یہ رہے ان کے ریوالور جو ہم نے ان سے چھینے تھے۔ 9 لکھے نے اپنا ریوالور ASI کی طرف بڑھایا۔ شارق نے بھی ریوالور ASI کے حوالے کر دیا۔ میرا نام ڈی کوسٹا ہے، میں صدر میں رہتا ہوں۔ ڈی کوسٹا نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست ہیں جو سیر و تفریح کے لیے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بنگلہ میرے ایک اور دوست کا ہے جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اپنے گھر میں مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں یہاں ٹھہرایا ہوا ہے۔ 2-3 دن پہلے میں انہیں سیر کرانے کے لیے سون میانی لے گیا تھا۔ واپس آئے تو مندر روڈ پر ان لوگوں نے ہماری ٹیکسی روک لی اور نہ جانے کس طرح ہمارے سوٹ کیس سے ہیروئن کا پیکٹ برآمد کر کے ہمیں گرفتار کر لینے کی دھمکی دی۔ یہ لوگ اس طرح ہمیں لوٹنا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے ایک پولیس موبائل اس طرف آ گئی اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ ڈی کوسٹا نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا جو ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس طرح اس نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا اور یہ لوگ ہم پر چڑھ دوڑے۔ اس شخص کا تعلق پولیس سے ہے؟ اس نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو بھاگ گیا ہے اس کا تعلق بھی پولیس سے ہی ہے۔ یہ لوگ پولیس کی دوست جمع کر وارداتیں کرتے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے پولیس کے محکمے کو بھی بدنام کر رکھا ہے۔ اب کم از کم یہ لوگ تو کسی کو پریشان نہیں کریں گے، ASI نے کہا۔ پہلے اس نے دونوں کی تلاشی لی۔ پولیس والے کے قبضے سے اس کے محکمے پولیس کا شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا تھا۔ دوسرا بنگالی ڈرائیور ان کا باقاعدہ ساتھی تھا اور یہ لوگ مل کر وارداتیں کرتے تھے اور مال غنیمت میں تینوں برابر کے حصے دار ہوتے۔ ASI نے ان دونوں کو ٹھوکروں پر رکھ دیا۔ بھاری جوتے ان دونوں کے جسموں کے مختلف حصوں پر پڑ رہے تھے اور وہ ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح بل بلا رہے تھے۔ پھر ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر باہر موبائل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس پارٹی تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رہی۔ ڈی کوسٹا کی مویت میں رپورٹ لکھوائی گئی تھی۔ اس طرح شارق وغیرہ کے نام نہیں آئے تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر سمینہ جمائی لیتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر ایک قالین پر لیٹ گئی۔ اس نے صوفے کا ایک کشن تکیے کے طور پر سر کے نیچے رکھ لیا۔ نیند آ رہی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، شارق نے کہا۔ نہیں، میں یہیں سوؤں گی، مجھے اپنے کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے۔ تم لوگ بھی یہیں سو جانا، ایک ہی کمرے میں، سمینہ نے جواب دیا۔
थोड़ी देर बाद वो सो चुकी थी। रात का आखिरी पहर था, घंटे भर में सुबह होने वाली थी। वो लोग भी बातें करते करते ऊँघने लगे और फिर वहीं इधर उधर पड़कर सो गए। 3 दिन मजीद कराची में रहने के बाद वो लोग लाहौर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। डी कोस्टा उन्हें सी ऑफ करने के लिए आया था। तेज गाम का वक्त था और कैंट स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। आज सुबह जब डी कोस्टा टिकट लेने गया था तो उसे बताया गया था कि 15 दिन से पहले किसी ट्रेन का टिकट दस्तयाब नहीं है। उसने वापस जाकर शारिक को सूरत हाल से आगाह कर दिया था, लेकिन शारिक ने फैसला किया था कि वो आज ही लाहौर जाएंगे और तेज गाम से ही जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर पांव रखने को जगह नहीं थी। लोग परेशानी में इधर उधर दौड़ रहे थे। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं थी वो कंडक्टर, गार्ड और रेलवे के उस एहलकार के पीछे पीछे फिर रहे थे जिसके पास ट्रेन का बुकिंग चार्ट था। कुछ लोग कुलियों की मिन्नत समाजित करते हुए उनके पीछे फिर रहे थे। शारिक उन्हें एक जगह छोड़कर गेट के करीब पहुंच गया जहां बहुत से लोग रेलवे के आसपास एहलकार को घेरे खड़े थे जिसके पास बुकिंग चार्ट था। शारिक हजूम में घुस गया और उस एहलकार को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ एक तरफ ले गया। रेलवे एहलकार परेशान हो गया। शारिक ने जेब से 500 के एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। ये तुम्हारा नजराना है, फर्स्ट क्लास के 3 टिकट। रेलवे एहलकार ने पहले मुट्ठी खोलकर देखी, फिर शारिक की तरफ देखकर बोला, विंडो से टिकट ले आइए, मैं इस बोगी के सामने खड़ा हूँ। शारिक मुस्कुराता हुआ गेट से बाहर निकल गया। उसने विंडो से 3 टिकट खरीदे और अपने साथियों को लेकर मजकूरा बोगी के सामने आ गया। रेलवे का एहलकार वहां खड़ा था। कुछ लोग अब भी उसे घेरे खड़े थे। शारिक ने आगे बढ़कर 3 टिकट उसके हवाले कर दिए। वो टिकट लेकर बोगी में घुस गया। शारिक वगैरह भी उसके पीछे ही थे। रेलवे एहलकार एक कंपार्टमेंट में घुस गया। ये 4 बर्थों वाला कंपार्टमेंट था, 2 नीचे और 2 ऊपर। एक 1.5 उम्र आदमी पहले ही से बैठा हुआ था। रेलवे एहलकार ने उसका टिकट लेकर देखा जिस पर रिजर्वेशन नंबर भी लिखा हुआ था। आपका बर्थ ये है, ऊपर वाला। रेलवे एहलकार ने उसे टिकट लौटाते हुए ऊपर वाले एक बर्थ की तरफ इशारा किया और चार्ट देखकर शारिक के दिए हुए टिकटों पर रिजर्वेशन नंबर लगाने के बाद टिकट उसके हवाले कर दिए। ये तीनों बर्थ आपके नाम है, जरा नाम लिखवा दीजिए। शारिक ने अपना नाम, समीना और नौलखा के नाम लिखवा दिए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए टिकट लेकर जेब में रख लिए। रेलवे एहलकार चला गया। वो 4 सीटों पर बैठ गए। डी कोस्टा शारिक की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। इंजन के वुसल की आवाज सुनाई दी तो डी कोस्टा सीट से उठ गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से नौलखा और शारिक से मुसाफा किया। समीना की तरफ देखकर हाथ हिलाया और ट्रेन से उतर गया। उसके फौरन बाद ही ट्रेन चल पड़ी। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो लोग कई रोज तक साथ रहे थे। वो जिस खतरनाक मुहिम पर गए थे इसमें कदम कदम पर मौत का सा सामना रहा था और डी कोस्टा ने हर लम्हे उनका साथ दिया था। उसने किसी मौके पर भी बुज़दिली नहीं दिखाई थी। इसमें शक नहीं कि वो एक मुखलिस दोस्त और वफादार साथी था। इस किस्म के कारोबार में ऐसी वफादारों की जरूरत होती है। वो लोग देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। उनके कंपार्टमेंट का चौथा मुसाफिर एक 1.5 उम्र मगर सेहतमंद किस्म का आदमी था। वो लाहौर का एक कारोबारी आदमी था और कारोबार के सिलसिले ही में चंद रोज पहले कराची आया था और आज वो वापस जा रहा था। उसका नाम अब्दुल करीम था और वो अचरे का रहने वाला था। वो जल्दी इन लोगों से बेतकल्लुफ खो गया। तकरीबन 8 बजे के लगभग डाइनिंग कार के बैरों ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब्दुल करीम ने एक वेटर को अंदर बुला लिया और उसने सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वेटर खाना ले आया। उन सब ने इकट्ठे ही बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान समीना उसके सामने बैठी थी और अब्दुल करीम बार बार उसकी तरफ देख रहा था। गालिबन वो कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। बिलाकर उसके दिल की बात जबान पर आ ही गई। मैंने गालिबन आपको कहीं देखा है, उसने फिर समीना की तरफ देखते हुए कहा। लाहौर में कहीं देखा होगा, शारिक ने कहा। ये मेरी बीवी है। हम अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं। अचरई की तरफ से आना जाना रहता है। मुमकिन है रास्ते में कहीं आते जाते नजर पड़ गई हो। नहीं, मैंने कहीं और देखा है। अब्दुल करीम ने बोतल में से गिलास में पानी उंडेलते हुए कहा। फिर जैसे चौंक पड़ा। ओ हाँ, याद आ गया, मैंने आपको चुबुर्जी क्वार्टर में देखा है। मेरा छोटा भाई एक सरकारी महकमे में अफीसर है। उसकी रिहाइश चुबुर्जी क्वार्टर में है। मैं कभी कभार उसके यहाँ जाता रहता हूँ। शायद आप शफात अली की बेटी हैं। वो मेरे छोटे भाई के पड़ोसी हैं। आखिरी मर्तबा मैंने आपको तकरीबन 6 माह पहले देखा था। नवाला समीना के हल्क में अटक गया। उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। उसके साथ उसे जोर का फंदा लगा और हल्क में अटका हुआ नवाला बाहर आ गया। अगर वो फौरन ही रुख ना पेर लेती तो मुंह का अगला नवाला और पानी की फवार खाने की ट्रे पर पड़ती। वो उठकर दूसरी सीट पर जा बैठी। शारिक भी उठकर उसके करीब आ गया और उसका कंधा थपथपाने लगा। फंदा इस जोर का लगा था कि समीना के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शारिक ने उसे 2-3 मरतबा घूंट घूंट पानी पिलाया। 2-3 मिनट बाद समीना की हालत संभल सकी। वो खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। उसके चेहरे पर अनजाना सा खौफ नजर आ रहा था। शारिक दोबारा अपनी सीट पर आ गया और उसके साथ खाने में शामिल हो गया। बड़ा जोर का फंदा लगा है, अब्दुल करीम समीना की तरफ देखते हुए बोला।
कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, शारक ने कहा। हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि तकरीबन 6 माह पहले समीना को चुबुर्जी क्वार्टर में देखा है। मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। समीना के वालिदैन मुगलपुरा में रहते हैं, जहाँ इनका आबाई मकान है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मुझे याद पड़ता है कि इसी दौरान हमें एक बार भी चुबुर्जी क्वार्टर नहीं गए। वहां तो हमारा कोई रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं रहता, ना मेरा ना समीना का। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। हो सकता है, अब्दुल करीम ने कहा। बाज़ औक़ात चेहरों में इतनी मुशाबत होती है कि आदमी धोखा ही खा जाता है। नौलखा अभी तक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसने मौजू बदल दिया। खाना खत्म करने के बाद नौलखा ने बर्तन समेट कर सीट के नीचे रख दिए थे। समीना खिड़की के करीब बैठी बाहर देख रही थी। तारीकी में पीछे की तरफ दौड़ते हुए दरख्तों के साये बड़े अजीब से लग रहे थे। कभी कभी किसी बस्ती के ख्वाबदीदा सी रोशनियां भी दिखाई देती थी। तकरीबन 1 घंटे बाद डाइनिंग कार का वेटर बर्तन लेने के लिए आया तो अब्दुल करीम ने जेब से पर्स निकाल कर उसे पैसे देने चाहे, लेकिन शारिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे वोट ज्यादा हैं और आप जानते हैं कि तरजीह हमेशा अक्सरियत के फैसले को ही दी जाती है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, अब्दुल करीम ने कहा। खाने का ऑर्डर तो मैंने दिया था, अगर आप पहल ना करते तो ये ऑर्डर मैं दे देता। बहरहाल 24 घंटे का साथ है, सुबह का नाश्ता आपकी तरफ से करेंगे, शारिक ने कहते हुए वेटर को बिल दे दिया। वक्त गुजारी के लिए लूडो खेला जाए, अब्दुल करीम ने वेटर के जाने के बाद कहा। लूडो? आपने तो मुझे मेरा बचपन ही याद दिला दिया, अम्मी अब्बू के साथ खेला करता था, शारिक ने कहा। और दफातन उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। उसे वाकई अपना बचपन याद आ गया था, जब वो रात को अपनी माँ और बाप के साथ लूडो खेला करता था। तो फिर आज दोबारा याद ताज़ा हो जाए, अब्दुल करीम ने कहते हुए गत्ते के एक डिब्बे में से लूडो और उसकी गोटे निकाल ली। ये लूडो उसने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। शारिक समीना को भी उसकी सीट से उठाकर ले आया। सीट पर चारों नहीं बैठ सकते थे। अब्दुल करीम ने अपने सामान में से एक चादर निकालकर फर्श पर बिछा ली और वो चारों बैठकर लूडो खेलने लगे। वो रात को देर तक लूडो खेलते रहे। समीना अब्दुल करीम के मुंह से अपने बाप का नाम सुनकर खौफजदा सी हो गई थी, लेकिन खेल में मशगूल होकर उसके ज़हन पर तारीय खौफ भी ज़ायल हो गया। दिन का ज्यादा वक्त समीना खिड़की के करीब बैठी बाहर देखती रही। ट्रेन लेट हो गई थी। इस तरह वो दोपहर 4 बजे के लगभग लाहौर पहुंचे थे। उनके पास सामान के नाम पर वही एक सूटकेस था जिसमें कराची से खरीदा जाने वाला कुछ सामान भर दिया गया था। शारिक ने गामा और राजा के लिए भी चंद जोड़े कपड़े और कुछ दीगर ताइफ खरीद लिए थे। इसके अलावा रदिया और माँ जी के लिए भी कुछ ताइफ खरीदे गए थे। इस तरह ये सूटकेस खासा वजनी हो गया था। नौलखे ने वो सूटकेस एक कुल्ली के हवाले कर दिया और वो तीनों तेज कदम उठाते हुए कुल्ली के पीछे चलने लगे। प्लेटफॉर्म से बाहर वसी और अरीज बरामदे में आते ही कई टैक्सी ड्राइवरों ने घेर लिया। शारिक का ख्याल ये था कि पहले वो मुल्तान रोड वाली हवेली में जाएंगे, गामा और राजा वहीं होंगे। कल वो समीना को बागबानपुरा रदिया के पास छोड़ जाएगा और खुद हाजी अब्दुल्ला से मिलने चला जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका सूटकेस भी कब्जे में कर लिया। अब वो उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे चल रहे थे। अभी चंद कदम ही चले थे कि किसी ने शारिक के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके साथ ही एक आवाज शारिक की समाज से टकराई। शारिक बाबू। शारिक ने तेजी से घूमकर देखा और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो हाजी अब्दुल्ला का आदमी रहमान था, वही नौजवान जो सबसे पहले शारिक को हाजी के पास लेकर गया था। ओह रहमान तुम? शारिक उससे हाथ मिलाते हुए बोला। यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुम लोगों को लेने के लिए आया था। अगर 2-4 मिनट और लेट हो जाता तो तुम लोग निकल चुके होते, रहमान ने कहा। हमें लेने के लिए? शारिक के लहजे में हैरत थी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और शायद तुम डी कोस्टा को भूल गए हो, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकला। वो डी कोस्टा को नहीं भूला था, लेकिन ये बात शायद उसके जहन में नहीं रही थी कि वो हाजी अब्दुल्ला का आदमी था और उसने हाजी अब्दुल्ला को इनकी रवानगी की इतला कर दी होगी। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, रहमान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हाजी साहब ने कहा है कि तुम लोगों को उनके मेहमान की हैसियत से समनाबाद वाले बंगले में ले जाया जाए। मेरा ख्याल था कि मैं हाजी से कल मिलूंगा, लेकिन बहरहाल शारिक खामोश हो गया और टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखने लगा जो उनका सूटकेस टैक्सी की डिग्गी में रख रहा था। समीना और नौलखा चंद कदम के फासले पर खड़े उनकी तरफ देख रहे थे। रहमान ने टैक्सी ड्राइवर को आवाज देकर सूटकेस उतरवा लिया और जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोला। शुक्रिया दोस्त, तुम कोई और सवारी तलाश कर लो। टैक्सी ड्राइवर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए नोट झपट लिया और किसी और सवारी की तलाश में स्टेशन के बरामदे की तरफ दौड़ पड़ा। तुम लोग रुको, मैं गाड़ी यहीं ले आता हूँ, रहमान कहते हुए एक तरफ चला गया। ये कौन है शारिक बाबू? नौलखे ने करीब आकर पूछा। हाजी अब्दुल्ला का खास आदमी है, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डी कोस्टा ने हमारे आने की इतला दे दी थी, ये हमें लेने के लिए आया है। हम हाजी अब्दुल्ला के मेहमान की हैसियत से इसके बंगले पर जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नौलखे ने कहा। हमारा कौन सा घर है और कौन सी बीवी बच्चे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं? रहना ही है ना, कहीं भी रह लेंगे।
थोड़ी देर बाद रहमान गाड़ी लेकर आ गया। वो इंजन चलता छोड़कर गाड़ी से उतर आया, डिग्गी खोलकर सूटकेस अंदर रखा और दोबारा स्टीयरिंग के सामने आ गया। समीना और नौलखा पिछली सीट पर बैठ गए थे, जबकि शारक अगली सीट पर आ गया था। हाजी तुमसे बहुत खुश है, रहमान ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। जहाज के कप्तान ने जो रिपोर्ट दी थी उससे भी हाजी बहुत खुश हुआ था। दूसरे एजेंटों के जरिए जो माल भेजा जाता था उनमें कुछ न कुछ जाया जरूर हो जाता था, लेकिन तुमने जो तरीका इख्तियार किया था वो दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ था। माल अपनी मंजिल पर पहुंच गया? शारिक ने पूछा। नहीं, जहाज अभी रास्ते ही में है, 2-4 दिन तक पहुंच जाएगा, रहमान ने जवाब दिया। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चुबुर्जी वाली सड़क पर पहुंची तो समीना ने बेचैनी से सीट पर पहलू बदला। गाड़ी जैसी चुबुर्जी क्वार्टर के गेट के सामने पहुंची, समीना एकदम नीचे झुक गई। गेट के अंदर वाली सड़क से उसका भाई मोटरसाइकिल पर आ रहा था और मोटरसाइकिल को गेट से बाहर लाने से पहले इधर उधर देख रहा था। काफी आगे निकल जाने के बाद समीना सीधी होकर बैठ गई। गाड़ी समनाबाद मोड़ से बाईं तरफ घूम गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एक बंगले के गेट के सामने रुक गई। गेट बंद था। हारन की आवाज सुनकर अंदर की तरफ खड़े हुए एक आदमी ने ऊपर से बाहर झांका और फिर गेट खोल दिया। गाड़ी गेट में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। बरामदे में भी एक आदमी खड़ा था। रहमान इंजन बंद करके नीचे उतर आया और डिग्गी खोल दी। खादम, ये सूटकेस उठाकर कोने वाले बेडरूम में रख दो, रहमान ने बरामदे में खड़े हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा। वो खादम था, उसने चादर ओढ़ रखी थी। डिग्गी में से सूटकेस उठाते हुए चादर का एक कोना ढुलक गया और उसके कंधे पर लटकी हुई कलाशिनकोव नजर आने लगी। वो सूटकेस उठाकर अंदर चला गया। शारिक वगैरह भी गाड़ी से उतर आए। वो रहमान के साथ ड्राइंग रूम में आ गए। तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, फिर चाय पर इत्मीनान से बातें होंगी, रहमान ने कहा। हमारा सूटकेस कहाँ रखा है? समीना ने पूछा। रायदारी में एक तरफ आखिरी कमरे में, रहमान ने जवाब दिया। समीना ड्राइंग रूम से निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सब ड्राइंग रूम में जमा थे। उसके कुछ ही देर बाद खादिम ने उनके सामने चाय लगा दी। चाय के साथ खाने पीने के लवाजमात भी थे। ये मुल्ला बशीर पंजगोरी का किस्सा क्या था? रहमान ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। लांच नजरे आतिश हो जाने के बाद जहाज के कैनेडियन कप्तान ने हमें मस्कत के साहिल पर उतार दिया था और हम इत्तफाक से साहिल पर उतरने के बाद मुल्ला बशीर पंजगोरी के डेरे पर पहुंच गए थे। ये तस्दीक हो जाने के बाद हम हाजी अब्दुल्ला के आदमी हैं। उसने हमारी खासी मदद की और हमारी बड़ी देखभाल की, लेकिन वापस आने से 2 दिन पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था, शारिक ने बताया। कुछ लोग समीना को उठाकर ले गए थे। रहमान ने कहते हुए समीना की तरफ देखा। ओह, शारिक चौंक गया। तो इस वाकये की इतला भी पहुंच गई? हाँ, रहमान ने सर हिलाया। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने फोन पर बताया था, अगरचे मुखालिफ पार्टी के 3-4 आदमी उड़ा दिए गए थे, लेकिन उसने इस वाकये पर बड़ी नदामत का इजहार किया था। वो बहुत अच्छा आदमी है और उसका अंदाजा तुम खुद भी लगा सकते हो। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छा आदमी है, शारिक ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग आराम करो, अब मैं चलता हूँ। रहमान कहते उठकर खड़ा हो गया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं, इनमें से किसी से कह देना। रात के खाने पर हाजी से मुलाकात होगी। वैसे तुम्हारे काम से बहुत खुश है, उसे अरसे से तुम जैसे आदमी की तलाश थी। कुछ देर बाद रहमान शारिक और नौलखा से हाथ मिलाकर चला गया। वो तीनों कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठे रहे और फिर उठकर घूम फिर कर कोठी देखने लगे। शारिक एक मर्तबा पहले भी यहाँ आया था, लेकिन उस रोज वो ड्राइंग रूम तक ही महदूद रहा था और अब वो समीना के साथ आजादी से कोठी में घूम रहा था। बहुत बड़ी कोठी थी। नीचे ऊपर कई बेडरूम्स थे। जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद थी। कोने वाले बेडरूम में आकर समीना ने नोट किया कि इन लोगों ने जो मैले कपड़े उतारे थे वो गायब थे। शारिक ने खादिम से पूछा तो उसने बताया कि वो कपड़े उठाकर रख दिए गए हैं, सुबह लॉन्ड्री भेज दिए जाएंगे। समीना बेडरूम में बिस्तर पर आकर लेट गई। 24 घंटों के उस सफर ने उसे बुरी तरह थका दिया था। लेटने के कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी। शारिक ड्राइंग रूम में आ गया। नौलखा भी एक सोफे पर नीम दराज ऊँग रहा था। शारिक भी एक सोफे पर बैठकर ऊँगने लगा। रात 9 बजे के करीब हाजी अब्दुल्ला आया तो कोठी में चहल पहल सी महसूस होने लगी। वो बड़ी गर्मजोशी से शारिक से मिला और नौलखा से भी बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ये नौलखा और समीना है। हाजी अब्दुल्ला ने पहले नौलखा और फिर समीना की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, इनके बगैर मैं आपको बिल्कुल तन्हा समझता हूँ, शारिक ने जवाब दिया। मुखलिस और वफादार दोस्त आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं, हाजी अब्दुल्ला ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। जहाज के कप्तान और डी कोस्टा ने तुम लोगों के बारे में जो रिपोर्ट दी है वो मेरे लिए वाकई बड़ी हैरत अंगेज है और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। और जानते हो, मस्कत से निकलने के बाद मुल्ला बशीर पंजगोरी ने खास तौर पर मुझे फोन किया था और तुम्हारे बारे में क्या कहा था मैं कैसे जान सकता हूँ, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा था कि ये बंदा मुझे दे दो और इसके बदले जो चाहे ले लो। हाजी ने कहते हुए शारिक की तरफ इशारा किया। तो फिर आपका क्या ख्याल है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा था कि ये बंदा मुझे दे दो। मुल्ला बशीर पंजगोरी बहुत अच्छा आदमी है, हाजी बोला, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिले उसे आसानी से खोया तो नहीं जा सकता। इसी दौरान खादिम ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है
और वो लोग उठकर डाइनिंग रूम में आ गए। मेज पर खाना सजा हुआ था। इस वक्त कोठी में अगरचे हाजी अब्दुल्ला का बॉडीगार्ड दस्ता भी मौजूद था, लेकिन खाने की मेज पर सिर्फ यही चारों थे। खादिम ने खाना वाकई बहुत लजीज बनाया था। हाजी अपने हाथ से प्लेटें उठा उठा कर उनके सामने रख रहा था। इस मुहिम के दौरान तुम्हें जो मुश्किलात पेश आई मुझे उसका अंदाजा है, हाजी अब्दुल्ला कह रहा था। टैटू की गद्दारी, कासिम की धोखाधड़ी की कोशिश और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे इल्म में आ चुका है। डी कोस्टा कराची में मेरा बहुत पुराना और वफादार आदमी है। उसने तुम्हारी एक एक लम्हे की निगरानी की है। वो तुमसे बहुत खुश है। डी कोस्टा अच्छा आदमी है, शारिक ने कहा। खाने के दौरान बातें होती रहीं। खाने के बाद चाय का दौर चला। हाजी चाय की चुस्कियां लेते हुए कह रहा था, आज रात तुम लोग यहीं आराम करो। कल सुबह नाश्ते के बाद तुम लोग मेरी इकबाल टाउन वाली कोठी मुंतकिल हो जाओगे। तुम लोगों का इधर उधर घूमना और डेरों पर रहना अब मुनासिब नहीं है। वो कोठी अरसा से खाली पड़ी है। मैंने कल इन नौकरों से कह दिया था, सब कुछ ठीक कर दिया गया होगा। कल तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाना। और मेरे आदमियों का क्या हाल है, शारिक ने पूछा। गामा और राजा बिल्कुल ठीक हैं। कल तुम किसी वक्त उनसे बिल भी लेना, हाजी ने कहा। और जब वो जाने के लिए रुखसत हुआ तो रात के 11:30 बज रहे थे। हाजी के जाने के थोड़ी देर बाद ये लोग भी सो गए। सुबह 10 बजे के लगभग रहमान पहुंच गया। इन्हें तैयार होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। ये लोग रहमान के साथ गाड़ी में बैठकर इकबाल टाउन की तरफ रवाना हो गए। समानाबाद रोड से घूमकर वो सीधी सड़क पर चलते रहे और तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद रहमान ने गाड़ी बाईं तरफ एक गली में मोड़ दी और फिर 2-3 गलियों में घूमने के बाद एक खूबसूरत डबल स्टोरी कोठी के सामने गाड़ी रोक दी। इकबाल टाउन का ये ब्लॉक मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ था। सड़कें और गलियां कच्ची थी, लेकिन बेशतर मकान तामीर हो चुके थे, कुछ तामीर के मरहले में थे। रहमान ने बताया कि हाजी अब्दुल्ला की ये 2 मंजिला कोठी तकरीबन 6 माह पहले मुकम्मल हुई थी और उस वक्त से खाली पड़ी थी। गेट के बिल्कुल सामने भी एक गली थी जिसके बाईं तरफ कॉर्नर के 2 प्लाट खाली थे। कोठी बहुत शानदार थी। उसके आगे पीछे खूबसूरत लान थे। भाई ये कमरा तो मैं लेता हूँ। 9 लाख ने जीने के सामने वाला बेडरूम अपने लिए मुंतखब कर लिया। उसमें भी बेड लगा हुआ था और बिस्तर भी बिछा हुआ था। समीना और शारिक ने ऊपर 2 बेडरूम्स पसंद किए। इस कोठी में खाना वगैरह पकाने के लिए एक अधेड़ उम्र औरत और एक चौकीदार, ऊपर के कामों के लिए एक आदमी मौजूद था। औरत का नाम मिरादो था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। उसमें भी खासी वो पुरकशिश नजर आ रही थी। जवानी में तो वो खासी हसीन रही होगी। आदमी की उम्र 45 के लगभग थी। वो दुबले पतले जिस्म और लंबे कद का मालिक था। सर के बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। उसका नाम रंगू था। इन लोगों को कल गालबन रात या सुबह सवेरे शारिक वगैरह के बारे में इतला कर दी गई थी। मुरादो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। रहमान उन्हें पूरी कोठी घुमाने के बाद ड्राइंग रूम में ले आया। कोठी के हर कमरे में कालीन बिछे हुए थे और कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। सबसे अहम बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। रहमान ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए मुरादो से चाय का कह आया था। उनके बैठने के थोड़ी देर बाद मुरादो चाय लेकर आ गई। तुम खुशकिस्मत हो शारिक बाऊ, रहमान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। तुम पहले शख्स हो जो इतनी जल्दी हाजी अब्दुल्ला के इतना करीब आ गए हो। अगर चंद महीनों तक तुम्हारी कारकर्दगी ऐसी ही रही तो ये कोठी तुम्हारी मलकियत बन सकती है। अच्छी खूबसूरत कोठी है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रहमान उठकर खड़ा हो गया और पतलून की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर मेज पर रखते हुए बोला, ये गाड़ी की चाबियां हैं। गाड़ी अब तुम्हारे ही पास रहेगी। शारिक के दिन को एक और हल्का सा झटका लगा। वो नए मॉडल की सफेद टोयोटा करोला थी। उसने नौलखा और समीना की तरफ देखा। गाड़ी की डिग्गी में एक ब्रीफकेस रखा हुआ है, वो निकाल लेना। ब्रीफकेस की चाबी इसी छल्ले में मौजूद है। उसने चाबियों के गुच्छे की तरफ इशारा किया। रहमान के जाने के बाद शारिक ने चाबियों का गुच्छा नौलखे की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में से ब्रीफकेस निकाल कर ऊपर ले आओ। नौलखा बाहर निकल गया और ये दोनों समीना वाले कमरे में आ गए। कुछ ही देर बाद नौलखा भी ब्रीफकेस लेकर ऊपर आ गया। समीना पलंग पर पैर लटकाए बैठी हुई थी और शारिक कुर्सी पर विराजमान था। नौलखा ने ब्रीफकेस समीना के करीब पलंग पर रख दिया और चाबियों का गुच्छा भी उसी के करीब फेंक दिया और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलो, देखें इसमें क्या है, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। समीना पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। उसने चाबियों का गुच्छा उठाया, ब्रीफकेस वाली चाबी उंगलियों में दबाई और ब्रीफकेस का रुख अपनी तरफ घुमाकर उसके दोनों लाक खोल दिए और फिर जैसे ही ढकना उठाया उछल पड़ी। क्या हुआ, क्या है इसमें? शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। समीना के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसने कुछ कहने की बजाय ब्रीफकेस का रुख शारिक की तरफ घुमा दिया। ब्रीफकेस में जो कुछ भी था उसे देखकर शारिक को कोई हैरत नहीं हुई थी, लेकिन नौलखा उछल पड़ा था।